नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। 22 में फतह हासिल करने के लिए बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे और विधानसभा के नैनी डांडा में 90 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही ऊंचा पुल स्थित रामलीला मैदान में जन सुझाव रथ यात्रा को हरी झंडी भी दिखाई, जिसके बाद 29 विधानसभाओं के लिए जन सुझाव रथ यात्रा को सीएम ने रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। विधानसभा के नैनी डांडा में यहाँ पर आज 90 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें पंपिंग योजनाएं हैं, सड़क की योजनाएं हैं और साथ में स्कूलों के, अस्पतालों के, एनएम सेंटर और बहुत सारी योजनाएं हैं। और हमारा लक्ष्य है कि सभी योजनाएं जल्दी से जल्दी धरातल पर उतरे। जो हमने शिलान्यास किए हैं उनके जल्दी लोकार्पण हो, योजनाएं पूरी हों। इसको लेकर हम लगातार संवाद कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और हमारा हर तरीके से यहाँ पर रोजगार बढ़े, स्वरोजगार बढ़े, यहाँ पर पर्यटन के अवसर बढ़े, उसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। नौजवानों को, युवाओं को, और जो हमारा लक्ष्य है 2025 तक उत्तराखंड हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, उस दिशा में। तो वहीं मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल को योजनाओं की सौगात दी है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। युवाओं की प्रतिभाओं का उपयोग करना चाहते हैं। कई विभागों के खाली पदों पर भर्तियां निकाली हैं। खाली पदों को जल्द से जल्द भरने की तैयारी भी है। इस मंच से मैं अनेक वीरों का समेत हमारे नायक अमर शहीद जनरल बिपिन रावत जी की जन्मस्थली, जो कि यही जनपद है, पौड़ी गढ़वाल जिले की इस मिट्टी को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मेरे लिए आज ये यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आज जनरल रावत, जो हमारे सबके चहेते थे, हमारे आदर्श थे, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। निश्चित रूप से उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमारे उत्तराखंड के लिए, विशेषकर से सेना के लिए तो है ही है, उसके साथ साथ पूरे देश के लिए और देश से ज्यादा हमारे उत्तराखंड के लिए, क्योंकि यहां से उनका लगाव था, उनकी भी ये मातृभूमि थी। आज वो केवल एक जनरल के रूप में नहीं, बल्कि वो एक अभिभावक के रूप में भी मुझे व्यक्तिगत रूप से लगातार मेरा मार्गदर्शन करते थे। राष्ट्र सेवा और राज्य हित उनके लिए सर्वोपरि था। उनका एक सपना था कि हमारा उत्तराखंड एक विकसित उत्तराखंड बने। आज मेरे साथ आप सभी लोग ये भी प्रण लीजिए कि हम बिपिन रावत जी के सपनों का प्रदेश बनाने के लिए किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं करेंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे। तो वहीं 24 दिसंबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा है। 30,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। उत्तराखंड को जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। 26,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 4,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी बहुत जल्द उत्तराखंड में नजर आएंगे और उत्तराखंड को कई करोड़ की जो सौगात है वो देंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। 26,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 4,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे पीएम मोदी। तो 30,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री उत्तराखंड को देंगे पीएम मोदी की रैली के जरिए। सियासी समीकरण क्या बनेंगे वो आपको दिखा देते हैं। 24 दिसंबर को कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी या रुद्रपुर में रैली है। कुमाऊं क्षेत्र में पीएम मोदी की ये पहली रैली होगी, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये पहली रैली होगी उनकी। रैली के दौरान किसान बहुल 19 सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। बीजेपी अब कुमाऊं को साधने के लिए रणनीति बना रही है।
तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस भी जुट गई है। 16 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे राहुल गांधी, वहां पर उनकी रैली है। परेड ग्राउंड में रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी रैली में कांग्रेस शासन की उपलब्धियां गिनाएंगे। जनता से लोक लुभावने वादे भी कर सकते हैं राहुल गांधी। तो परेड ग्राउंड में राहुल गांधी की रैली है। 16 दिसंबर को राहुल का उत्तराखंड दौरा है। रैली को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 50 साल पूरे हो रहे हैं और इस खास मौके पर राहुल गांधी सेना के दिग्गजों, विधवाओं को सम्मानित करेंगे। टिकट दावेदार और कांग्रेस पदाधिकारी भीड़ जुटाएंगे। ये रणनीति तैयार की गई है। कोरोना के चलते स्थगित किया गया जो कार्यक्रम है उसे, लेकिन इसे पहले होना था। उत्तराखंड विधानसभा सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। राज्य के 21 साल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब सत्ता पक्ष के सदस्यों के समय पर सदन में नहीं पहुंचने पर सदन को स्थगित करना पड़ा। इसे सरकार की खूब किरकिरी हुई है। सदन में बीजेपी के 56 विधायकों में से मात्र 4 और विपक्ष के करीब 9 सदस्य मौजूद थे, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है और इसे मुद्दा बनाते हुए हंगामा किया। साथ ही विपक्ष ने आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। तो दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष भी सदस्यों के नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई, जबकि शनिवार को भारी हंगामे के बीच बगैर चर्चा के 1353 करोड़ 89 लाख 8,000 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पारित किया गया। सरकार ने करीब 14 मिनट में उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2021 समेत कुल 9 विधेयकों को बिना चर्चा के पारित कराया। सदन में हंगामे के बाद विपक्षी ने सदन से वॉकआउट किया है। इससे पहले शनिवार देर रात तक चली सदन की कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बागेश्वर में खड़िया वाहनों के चालान के मुद्दे को तत्कालिक महत्व बताते हुए नियम 58 में चर्चा की मांग की है, लेकिन पीठ से चर्चा की अनुमति नहीं मिली। जो सदन का हाल था उसमें पूछा जा रहा है महंगाई पे और वो विकास पे भाषण दे रहे हैं। तो ये कहीं भी नहीं लगा कि कोई भी मंत्री तैयारी के साथ आया है। संसदीय कार्य मंत्री के विधानसभा में अंदर होने के बावजूद दूसरे मंत्री आंसर देने की, उत्तर देने की कोशिश कर रहे थे और उत्तर बिल्कुल भी तार्किक नहीं थे, ना ही उनका मूल प्रश्न से कोई सरोकार था। इसीलिए आज का सदन जो है बहुत ही अव्यवस्थित लगा। बहुत सुंदर ये सत्र संपन्न हुआ और वैसे तो आप जानते हैं, सब लोग साक्षी हैं कि अभी तक जितने भी सत्र हमारे यहाँ संपन्न हुए हैं इस कार्यकाल के, बहुत अच्छे संपन्न हुए हैं। तभी मैं कह सकता हूँ कि 70 जो उपवेशन हुए उसमें से 27 बार सभी प्रश्न के उत्तर उत्तरित हुए। ये दर्शाता है कि हमारी विधानसभा में ये बहुत फ्रूटफुल हमारी विधानसभा का ये सत्र हुआ है। बहुत से एक्ट अध्यादेश सरकार ने पास किए हैं। अब ये अलग विषय है कि विपक्ष द्वारा हल्ला गुल्ला होता रहा, वो पास होते रहे। उसमें देवस्थान बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। आम्रपाली इंस्टीट्यूट को माननीय मंत्री जी ने विश्वविद्यालय का स्वरूप दिया है, वो है। नजूल भूमिका है। बहुत से ऐसे अध्यादेश आए हैं जिन पर सरकार ने आज काम किया है। आज सरकार का ये विधानसभा के अंदर मेरा ख्याल अंतिम दिन है। भावभीनी विदाई सबको हुई। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये इको सेंसिटिव जोन प्रदेश का पहला ऐसा जोन बनाया गया है जिसमें एक भी गांव शामिल नहीं है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग और तत्कालीन वनाधिकारी डॉक्टर विनय भार्गव के प्रयासों के बाद भारत सरकार ने 2 दिसंबर को अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। अंतिम अधिसूचना में परिस्थिति की संवेदी जोन में एक भी गांव शामिल नहीं होने से भविष्य में होने वाले विकास कार्यों को कोई भी बाधा नहीं आएगी। स्पोर्ट्स सेंचुरी में आज 0 गांव, कोई भी गांव इसके उसमें नहीं आया है और इससे जो है यहाँ के विकास को गति मिलेगी। जो सेंसिटिव जोन के जो फ़ायदे हैं, सेंसिटिव जोन को कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं भारत सरकार के
अगर वो टाइगर क्षेत्र बनता है, रिजर्व बनता है या कोई भी क्षेत्र बनता है, तो तमाम एजेंसियों से, भारत सरकार के तमाम फंडिंग एजेंसियों से उसको फंड भी मिलते हैं और उसके जो नुकसान हैं कि विकास के काम उस क्षेत्र में अवरुद्ध हो जाते हैं, तो ये विकास के काम भी अवरुद्ध नहीं होंगे और जो सेंचुरी बनने के जो फायदे हैं वो फायदे भी इस क्षेत्र को मिले। खबर काशीपुर से, जहां आम आदमी पार्टी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के 5वें उत्तराखंड दौरे की जानकारी दी। 14 दिसंबर को होगा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का काशीपुर दौरा। उत्तराखंड में चौथी गारंटी लेकर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दौरे के दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे केजरीवाल। उत्तराखंड की जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। जनता को केजरीवाल की चौथी गारंटी का बेसब्री से इंतजार भी है। हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी 14 दिसंबर को उत्तराखंड की पावन धरती पर और काशीपुर जो मेरी जन्मभूमि है उस पे 1 बजे रामलीला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आप सब लोगों के माध्यम से मैं इस बात की सूचना आम जनता, कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड की समस्त सम्मानित जनता को। खबर देहरादून से, जहां पूर्व फौजियों के आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे कर्नल अजय कोठियाल ने गढ़वाल सभा को संबोधित किया है। पूर्व फौजियों के सहयोग के बिना उत्तराखंड नवनिर्माण की परिकल्पना नहीं। पूर्व फौजियों ने केदारनाथ पुनर्निर्माण में सहयोग दिया, अब उत्तराखंड नवनिर्माण में सहयोग करेंगे। गढ़वाल सभा का प्रदेश में पहाड़ी संस्कृति के विकास में अहम योगदान है। तो उत्तराखंड नवनिर्माण में सहयोग करेंगे, कोठियाल ने कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गढ़वाल सभा का प्रदेश में पहाड़ी संस्कृति के विकास में अहम योगदान है। तो पूर्व फौजियों के आयोजित कार्यक्रम में कर्नल कोठियाल पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद कर्नल कोठियाल ने गढ़वाल सभा को संबोधित किया, उनके लिए भी उनकी प्रशंसा की है और पूर्व फौजियों के सहयोग के बिना उत्तराखंड नवनिर्माण की परिकल्पना नहीं की जा सकती। 22 में जीत हासिल करने के लिए सरकार कालाढूंगी के ग्राम पंचायत गुलजारपुर बंकी में सड़कों का पुनर्निर्माण करा रही है। पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 10,20,000 का बजट पास किया गया है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से सड़क उखड़ने लगे हैं, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया है। तो वहीं ग्राम प्रधान दीपक गोस्वामी ने बताया कि सड़क पुनर्निर्माण कार्य में ठेकेदार पीबी तिवारी द्वारा अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश है और ग्रामीणों द्वारा पुनर्निर्माण कार्य को रुकवाया गया है। ये 1 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई है विधायक निधि से। इस पे 10 लाख रुपए का बजट है। ये ठेकेदार अपनी इसमें वो अनियमितताएं से काम कर रहा है, लीपापोती कर रहा है खाली खाना पूर्ति के हिसाब से रोड बन रही है। हाँ। मैंने बार जे साहब से भी कहा है और अन्य आला अधिकारियों से भी कहा है कि रोड का बजट जितना है उतना ही करें काम, जितना 10 लाख में काम बन रही तो कम बनाए, ज्यादा मत बनाए, लेकिन बनाए अच्छी रोड, बड़ी मुश्किल से स्वीकृत हुई है रोड ये विधायक निधि द्वारा। कम 15-20 साल लग गए रोड को। लालकुआ में स्टोन क्रैशरों पर कम बाड़ा देने राज्य सरकार पर रॉयल्टी कम न करने का आरोप लगाते हुए खनन व्यवसायियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस दौरान कई गोला निकासी गेटों के खनन कारोबारियों ने आंदोलन उग्र करने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि शनिवार को खनन कारोबारी शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचे। यहां से हल्दू चौड़, बेरी पड़ाव, देवाराम और लालकुआ गेट के खनन कारोबारियों ने दोपहर बाद जुलूस निकालना शुरू किया। जुलूस गोला रोड से होता हुआ लालकुआ मुख्य बाजार पहुंचा। तो वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए खनन कारोबारियों ने कहा कि जब तक स्टोन क्रैशर संचालक उनकी मांगों को पूरा नहीं करते, हड़ताल जारी रहेगा।
है और ये नुकसान हो रहा है सिर्फ वैसे रॉयल्टी का रेट जो है 31 रुपये है। आज 5-6 साल से चल रहा था, उसमें से कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा तो सबसे पहले ये कहना है कि अगर रॉयल्टी में भी कोई गुंजाइश होती है तो उसका रेट कम हो जाए। लेकिन मेन जो क्रेशर वालों ने आज हमसे माल लेना बंद कर दिया, हमारे रेट घटा दिए सीधे 10 रुपये। सिर्फ इस रेट में घटाए हैं कि इनको करोड़ों कुंटल की, इनकी एक एक क्रेशर की 1-1 करोड़ कुंटल की फाइलें लगी हुई है समतलीकरण के नाम पे, अवैध खदान और गड्ढे की, जिसकी रॉयल्टी 7 रुपये है। तो इनको वह पहुंचता हुआ 25 रुपये कुंटल क्रेशर में पड़ सकता है। और गोला का अगर ये माल लेते हैं तो ये कह रहे हैं 30 रुपये की रॉयल्टी है, 32 रुपये, 25 का भाड़ा लगा के भी 55 रुपये। तो हमारा तो सरकार, राज्य सरकार से यही मांग है कि सबसे पहले समतलीकरण के नाम पे जो अवैध खुदान खनन हो रहा है इसको बंद कर दें। अगर यह बंद हो जाएगा तो क्रेशर वाले अपने आप ही हमारा 10 रुपये भाड़ा के 15 रुपये बढ़ा देंगे और माल ले लेंगे। अब तो बस यही है, डू एंड डाई बट नॉट ट्राई। हम अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम पिछले 2 साल से बहुत परेशान हैं। कोरोना काल की वजह से हमारी जो आर्थिक स्थिति है बहुत कमज़ोर हो चुकी है। इसलिए इस समय गोला खुली थी, आशा थी कि अच्छा माल आया है, अच्छा रेट मिलेगा और कुछ अच्छा कारोबार चलेगा। लेकिन आशाएं जो है निराशाएं में बदल गई हैं। और जो है खनन नीति जब तक सीएम खनन नीति में बदलाव नहीं करेंगे तब तक हम अपने जो है आंदोलन को जारी रखेंगे। हमारी प्रमुख मांग है कि हमारा भाड़ा बढ़ाया जाए। और पहले भी हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। एसडीएम महोदय ने हमसे 2 दिन का आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर हम आपकी क्रेशर स्वामियों से वार्ता कराएंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं निकला। आज हम फिर दोबारा ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम महोदय को कि हमारा जो है भाड़ा बढ़ाया जाए। पिछली बार जो हमारा भाड़ा था उससे भी 10 रुपये कम भाड़ा इनने खोला है और हवा में बता रहे हैं कि हमने 3 रुपये बढ़ा दिया, 4 रुपये बढ़ा दिया। लेकिन क्रेशर स्वामियों से वार्ता कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारी किसी से कोई वार्ता नहीं हुई, हमने किसी प्रकार का भाड़ा नहीं बढ़ाया है। और रॉयल्टी को लेकर कुछ मांगे आप? रॉयल्टी को लेकर तो सबसे बड़ा जो आक्रोश है, तो मामला जो फंसा हुआ है। तो वही लच्छीवाला रेंज से सटे ग्रामीण इलाकों में आए दिन हाथी का उद्यम देखने को मिल रहा है। हाथी आबादी वाले क्षेत्रों में किसानों की फसलों को खासा नुकसान पहुंच रहा है। बता दें कि देर रात माधोआला गांव के गन्ने और पशु चारे को हाथी ने बर्बाद कर दिया और लगातार हो रही जंगली हाथी की दस्तक से लोगों में डर का माहौल है। तो वहीं स्थानीय निवासियों ने वन विभाग से अपील की है कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए ताकि जंगली हाथियों की दस्तक से आबादी क्षेत्र महफूज रह सके। रात 8:30 बजे यहाँ पर हमारे घर के बिल्कुल पास में हाथी आए, गन्ने की फसल बर्बाद की और हमारे बिल्कुल घर के पास कई खतरा बना हुआ है। कई बार हम लोग नहीं होते यहाँ पर, घरेनियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए खतरा है घर के। यहाँ पर तो काफ़ी बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। रात को 8:30-9 बजे करीब जो भी है हाथी आते हैं यहाँ पर। और कल रात भी आ गया था अचानक हाथी यहाँ। बहुत खतरा बना हुआ है कि इससे जो है सुरक्षा की जाए, हमारी बहुत ज़रूरी है सुरक्षा। फिलहाल तो गेहूँ बो रखे, गेहूँ में भी आते हैं और इसमें घास बो रखा, चेरी गाँव और गन्ने बो रखे हैं। इसमें भी बहुत बड़ा खतरा बना हो कि गन्ने खा रहे हैं, खाते आकर के जंगल से बाहर निकल करके, तो बहुत खतरा बना हुआ।